कल्पना कीजिए एक एकदम सुरक्षित सर्वर रूम की। मतलब कोई खिड़की नहीं है, भारी भरकम स्टील के दरवाजे लगे हैं और छिपे हुए माइक्रोफोन या बग्स को पकड़ने के लिए रोज सख्त चेकिंग हो रही है। हाँ, एकदम किसी अभेद्य किले की तरह। बिल्कुल। लेकिन सोचिए अगर उस कमरे के अंदर जो हाई स्पीड इंटरनेट लाने वाला फाइबर ऑप्टिक केबल है, वही चुपचाप आपकी हर बात सुन रहा हो तो? ये सच में चौंकाने वाला विचार है। ना? आज के इस गहन विश्लेषण में हम साइंस एडवाइजर पत्रिका में छपी एक दिलचस्प रिसर्च पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद इस नई खोज को डिकोड करना है कि कैसे हमारे घरों और दफ्तरों में बिछे ये साधारण से फाइबर केबल अनजाने में एक माइक्रोफोन बन सकते हैं। और ये निजता यानी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सही कहा। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई साइलेंट डिलीवरी वाला इंसान जो सालों से सिर्फ आपके पार्सल, मेरा मतलब है डेटा ला रहा था, और अचानक पता चले कि अरे ये तो एक बेहतरीन जासूस भी है। ये उपमा एकदम सटीक है। देखिए, संचार और सुरक्षा के इतिहास में अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदलाव है। वो कैसे? अगर हम कुछ दशक पीछे जाएं तो तांबे के तारों या कॉपर वायर्स को टैप करना काफी आम बात थी। क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बाहर रिश्ते थे, है ना? बिल्कुल, उन्हें बीच में पकड़ना बहुत आसान था। इसी वजह से जब फाइबर ऑप्टिक्स की शुरुआत हुई तो इसे लगभग अनहैकेबल मान लिया गया। क्योंकि इसमें रोशनी का इस्तेमाल होता है। हाँ, फाइबर केबल डेटा को बिजली के रूप में नहीं बल्कि प्रकाश की छोटी छोटी पल्स के रूप में भेजते हैं, और ये प्रकाश कांच के अंदर ही कैद रहता है, बाहर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसाव नहीं होता। तो इसीलिए धारणा बन गई थी कि फाइबर से जासूसी करना नामुमकिन है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो नई जानकारी सामने आई है, ये तो पूरी धारणा को ही पलट रही है। मतलब अगर रोशनी केबल के बाहर आ ही नहीं रही है, तो वो बाहर की आवाज को कैसे पकड़ रही है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या ये बच्चों के उस खेल जैसा है जिसमें दो पेपर कप को एक धागे से जोड़ते हैं, एक इंसान कप में बोलता है और आवाज के कंपन उस धागे से होते हुए दूसरे कप तक जाते हैं? तो क्या फाइबर केबल भी उसी तरह काम कर रहा है? ये तुलना काफी हद तक उस भौतिक प्रक्रिया को समझाती है जो वहां घटित हो रही है। मैं समझाती हूँ। जब भी किसी कमरे में कोई बात करता है तो उसके वोकल कॉर्ड्स हवा में दबाव की तरंगे पैदा करते हैं। मतलब साउंड वेव्स? जी, ध्वनि तरंगे। अब ये तरंगे कमरे में मौजूद हर चीज से टकराती हैं, दीवारों से, मेज से और उस फाइबर ऑप्टिक केबल के बाहरी आवरण से भी। अच्छा। और ये टकराव केबल के अंदर मौजूद कांच के बेहद पतले धागों तक पहुंचता है और उनमें कंपन पैदा करता है। एक मिनट, थोड़ा रुकते हैं। कांच में कंपन, ये बात थोड़ी अतार्किक नहीं लगती? मतलब अगर कोई कांच को भौतिक रूप से हिलाने या खींचने की कोशिश करेगा तो वो तो टूट जाएगा ना? सामान्य तौर पर सोचने पर ऐसा ही लगता है। हाँ, कांच कोई रबर तो है नहीं कि ध्वनि तरंगे उसे हिला सकें। देखिए, इंसानों नजरिए से देखने पर कांच बहुत कठोर और भंगुर लगता है, ये सच है। लेकिन जब हम नैनोमीटर के पैमाने पर बात करते हैं, मतलब 1 मीटर के 1 अरबवें हिस्से के स्तर पर, तो कांच में भी एक हद तक लोच या इलास्टिसिटी होती है। अच्छा, नैनो स्तर पर। हाँ, फाइबर केबल के अंदर का कांच इंसान के बाल से भी पतला होता है। तो जब बाहर से ध्वनि तरंगें उस पर टकराती हैं तो वो कांच टूटता नहीं है, बल्कि अपने आकार में नैनोमीटर के स्तर का एक बेहद मामूली बदलाव करता है। ओह, मतलब वो सूक्ष्म रूप से दबता या फैलता है। बिल्कुल, और इसी को माइक्रो वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि दबाव के कारण कांच नैनोमीटर के स्तर पर हिल रहा है, लेकिन उस हिलते हुए कांच से इंसान की आवाज के शब्द कैसे निकाले जाते हैं? इसके पीछे की तकनीकी प्रक्रिया क्या है? इसे समझने के लिए हमें उस केबल के अंदर चल रही रोशनी के बर्ताव को देखना होगा। इस पूरी तकनीक को डिस्ट्रीब्यूटेड एकॉस्टिक सेंसिंग या डैस तकनीक कहा जाता है। डैश तकनीक, ठीक है। हाँ, और ये डैश तकनीक मुख्य रूप से इंटरफेरोमेट्री नाम के एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है। इंटरफेरोमेट्री, ये तो काफी भारी शब्द है। इसे किसी आसान तरीके से कैसे समझा जा सकता है? चलिए, एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दो बेहद कुशल डांसर एक साथ एक ही ताल पर को डांस रूटीन कर रहे हैं। वे बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि जिस फर्श पर वे नाच रहे हैं वो किसी कारण से अचानक बस 1 नैनोमीटर तक खिंच जाता है। ऐसे में एक डांसर को अपना कदम पूरा करने में 1 माइक्रोसेकंड का अतिरिक्त समय लग जाता है। तो उनका वो एकदम सटीक तालमेल टूट जाएगा। एकदम सही। फाइबर के अंदर यात्रा करने वाली प्रकाश की तरंगे भी उन्हीं डांसरों की तरह है। ओह, यानी जब कांच में कंपन होता है तो रोशनी के सफर में थोड़ी देरी आ जाती है और वे तरंगे अब एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रही होती हैं। सटीक विश्लेषण।
जब ध्वनि तरंगे कांच को विकृत करती हैं, तो अंदर चल रही रोशनी की तरंगे अपने फेस से बाहर हो जाती हैं और एक दूसरे से टकराने लगती हैं। और इसी टकराव को डिकोड किया जाता है। जी, इस टकराव को डिकोड करने के लिए एक विशेष मशीन का इस्तेमाल होता है जिसे इंटेरोगेटर कहते हैं। ये मशीन फाइबर के एक सिरे से लगातार लेजर पल्स भेजती है अच्छा। और कांच के अंदर मौजूद बेहद सूक्ष्म अशुद्धियों से टकराकर कुछ रोशनी वापस लौटती है, जिसे रेले बैक स्कैटरिंग कहते हैं। इंटेरोगेटर मशीन इसी लौटकर आने वाली रोशनी के फेज शिफ्ट का विश्लेषण करती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर रोशनी का पैटर्न और फेज इस तरह से बदल रहा है तो इससे हमारा सामान्य इंटरनेट कनेक्शन प्रभावित क्यों नहीं होता? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब अगर फाइबर केबल इंटरनेट का डेटा ला रहा है और मेरी आवाज से रोशनी विकृत हो रही है, तो क्या कोई वीडियो बफर होने लगेगा या कनेक्शन धीमा हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंटरनेट सिग्नल की बनावट ही उसे इस विकृति से बचाती है। आधुनिक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे घरों में रखे राउटर बहुत भारी एरर टॉलरेंस के साथ डिजाइन किए गए हैं। मतलब वे छोटी-मोटी गलतियों को सह लेते हैं। हाँ, वे प्रकाश के फेज को पढ़ते ही नहीं है, वे केवल एम्पलीट्यूड या प्रकाश की तीव्रता को देखते हैं। आसान भाषा में कहें तो राउटर सिर्फ ये देखता है कि प्रकाश मौजूद है या नहीं, मतलब डिजिटल 0 और 1। तो राउटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोशनी का फेस थोड़ा खिसक गया है। वो उन डांसरों के सिर्फ डांस फ्लोर पर मौजूद होने की परवाह करता है, इस बात की नहीं कि उनके कदम 1 माइक्रोसेकंड के लिए आगे पीछे हो गए हैं। बिल्कुल सही। और यही कारण है कि ये निगरानी पूरी तरह से रडार के नीचे बनी रहती है। इंट्रोगेटर मशीन जानबूझकर सिर्फ उन फेस शिफ्ट पर ध्यान देती है जिन्हें इंटरनेट राउटर पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। इस तरह इंटरनेट सेवा बिना किसी रुकावट के चलती रहती है और जासूसी का काम भी खामोशी से होता रहता है। बाप रे। जी, वैसे ये जानना दिलचस्प है कि इस फेज शिफ्ट और डैश तकनीक का इस्तेमाल विज्ञान की दुनिया में पहले से हो रहा है। मतलब ये किसी इमारत या धरती की नसों पर एक विशाल स्टेथोस्कोप लगाने जैसा है। हाँ, भूकंप की निगरानी के लिए इसका खूब इस्तेमाल होता है। वही तो, पृथ्वी के अंदर की हलचल इन फाइबर लाइनों को हिलाती हैं और मशीन उसे पढ़ लेती है। इसके अलावा समुद्र के भीतर बिछे केबल से पानी के नीचे की लहरों और वेल मछलियों की आवाजें भी सुनी जाती हैं। और शहरों में सड़कों के नीचे बिछे केबल्स से ट्रैफिक पैटर्न को भी ट्रैक किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर यह तकनीक मानव जाति के लिए बहुत मददगार है। लेकिन किसी भी शक्तिशाली तकनीक की तरह इसका भी दोहरा उपयोग है। अभी इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए हो रहा है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो एक बेहद खतरनाक हथियार बन जाता है। ये तो बहुत डरावना है। और इस खतरे का सबसे डरावना पहलू ये है कि इस तकनीक से जासूसी करने के लिए हैकर को उस सुरक्षित कमरे के अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो एक ऐसे सुपर हीरो की तरह है जिसके पास सुपर हियरिंग वाली ताकत है और वो उसका उपयोग भूकंप से बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन कोई खलनायक उस ताकत का उपयोग कॉर्पोरेट रहस्य चुराने के लिए करना चाहता है। एकदम सही। और ये एक बहुत ही गंभीर बिंदु है। कोई हैकर किसी सुरक्षित इमारत से कई किलोमीटर दूर बैठा हो सकता है। वो शहर के किसी दूसरे हिस्से में उस फाइबर लाइन के एक खुले छोर तक पहुंचकर अपना उपकरण जोड़ सकता है और उस कमरे के अंदर की बातचीत सुन सकता है। हाँ, केबल खुद ही कमरे की आवाज को मीलों दूर तक ले जाने का माध्यम बन रहा है। ये एक आदर्श अपराध की तरह लगता है। तो क्या इस नई जानकारी के बाद तुरंत पैनिक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आम इंसान को ये सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई उनकी रोजमर्रा की बातें सुन रहा है। इस खतरे का दायरा फिलहाल बहुत सीमित है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी व्यावहारिक बाधाएं हैं। यानी अगर हम वास्तविकता की जांच करें तो ये कोई ऐसा गैजेट नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मंगाकर आसानी से इस्तेमाल कर ले। इसके पीछे की जटिलता एक बहुत बड़ी ढाल का काम करती है। जटिलता का स्तर बहुत ऊंचा है। सबसे पहले तो इंटेरोगेटर मशीनें अत्यंत महंगी होती हैं। इनकी कीमत लाखों डॉलर तक हो सकती है। बाप रे, इतना महंगा? हाँ, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और डेटा प्रोसेसिंग है। वो कैसे? देखिए, जब कोई केबल कंपन रिकॉर्ड करता है तो वह केवल इंसान की आवाज नहीं सुन रहा होता। वह बाहर सड़क पर चल रहे ट्रक, इमारत के एसी सिस्टम की गड़गड़ाहट, लिफ्ट के चलने के कंपन, इन सबको भी पकड़ता है। ओह, तो इंटेरोगेटर को जो डेटा मिलता है वो इंसान की साफ आवाज नहीं होती, वो तो पूरे शहर या इमारत के शोर का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। बिल्कुल। एक ऐसा माइक्रोफोन जिसे बीच सड़क पर खुला छोड़ दिया गया हो। सही कहा। इस भारी भरकम शोर या कैकोफनी में से
मानव स्वर की विशिष्ट आवृत्तियों को अलग करना कोई साधारण काम नहीं है। इंसान की आवाज को डिकोड करने के लिए बेहद उन्नत मशीन लर्निंग मॉडल और भारी कंप्यूटिंग शक्ति चाहिए। मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं है जो एक साधारण लैपटॉप पर हो सके। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि किसी आम व्यक्ति की जासूसी करने के लिए इतना पैसा, समय और कंप्यूटिंग पावर खर्च करना किसी भी हैकर के लिए पूरी तरह से घाटे का सौदा है। जी, इस तकनीक का इस्तेमाल केवल उन मामलों में किया जाएगा जहां लक्ष्य कोई हाई वैल्यू टारगेट हो, जैसे कोई दूतावास, किसी बड़ी टेक कंपनी का मुख्य सर्वर रूम या कोई सरकारी कार्यालय, जहां अत्यंत गोपनीय जानकारी साझा की जा रही हो। इसके अलावा एक और बड़ी तकनीकी सीमा है जो सामान्य परिस्थितियों में हमारा बचाव करती है, और वो है भौतिक दूरी और पर्यावरण की बनावट। ध्वनि तरंगे हवा में यात्रा करते हुए बहुत तेजी से अपनी ऊर्जा खो देती हैं। तो क्या सफल जासूसी के लिए ये जरूरी है कि बोलने वाला व्यक्ति केबल के बेहद करीब हो? ये एक अनिवार्य शर्त है। फाइबर केबल से स्पष्ट रूप से आवाज पकड़ने के लिए आवाज के स्रोत को केबल के बेहद करीब होना चाहिए। अच्छा। या फिर केबल किसी ऐसी कठोर सतह पर रखा होना चाहिए, जैसे कोई लकड़ी की मेज या फर्श, जो ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने के बजाय सीधे केबल तक पहुंचा दे। और अगर केबल दीवार के अंदर हो तो? यदि केबल दीवार के अंदर प्लास्टर या कंक्रीट के पीछे छिपा है, तो आवाज का उस तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दीवारें ज्यादातर ध्वनि कंपन को रास्ते में ही सोख लेंगी। ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन विज्ञान और तकनीक का इतिहास हमें एक बहुत स्पष्ट चेतावनी भी देता है। जो तकनीक आज महंगी, जटिल और सीमित है, वो हमेशा वैसी नहीं रहती। ये बात तो सच है। मतलब जो कंप्यूटर कभी एक पूरे कमरे के बराबर होते थे और लाखों डॉलर के आते थे, आज भी हमारी जेब में मौजूद हैं। जैसे जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेहतर होंगे और सेंसर तकनीक सस्ती होगी, इस फाइबर जासूसी का दायरा भी तो बढ़ेगा। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इस खतरे को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी से इसके बचाव के उपाय सोचने शुरू कर दिए हैं। तो भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या उपाय सोचे जा रहे हैं? भविष्य के इस खतरे से निपटने के लिए मुख्य रूप से 2 निवारक उपायों पर विचार किया जा रहा है। पहला उपाय भौतिक संरचना से जुड़ा है। फाइबर ऑप्टिक केबल की शील्डिंग को बेहतर बनाना। मतलब अकॉस्टिक शील्डिंग? जी। केबल के बाहरी इंसुलेशन को इस तरह से डिजाइन करना कि वो किसी भी बाहरी ध्वनि या कंपन को अंदर कांच तक पहुंचने ही न दे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या दिखाई देती है। दुनिया भर में पहले से ही लाखों किलोमीटर फाइबर केबल का जाल बिछा हुआ है। हाँ, महासागरों से लेकर शहरों की सड़कों तक। तो इन सभी मौजूदा केबल्स को उखाड़कर नई अकोस्टिक शील्डिंग वाले केबल लगाना आर्थिक और व्यवहारिक रूप से पूरी तरह संभव है। ये बुनियादी ढांचे के स्तर पर एक दुस्वप्न जैसा होगा। नई बन रही इमारतों में तो ये केबल लगाए जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा नेटवर्क के लिए वो उपाय काम नहीं करेगा। तो फिर इन दोनों में से ज्यादा आसान क्या है? क्या दुनिया भर में फैले लाखों किलोमीटर केबल की शील्डिंग बदलना, या सिर्फ उन मुख्य एक्सेस पॉइंट्स पर एक मजबूत डिजिटल और फिजिकल ताला लगा देना? दूसरा विकल्प ही सबसे अधिक व्यावहारिक माना जा रहा है। नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स पर सख्त निगरानी और सुरक्षा लागू करना। दुनिया भर में फैले केबल्स को बदलने के बजाय उन जगहों को सुरक्षित करना जहां ये केबल जमीन से बाहर आते हैं और सर्वर या मुख्य जंक्शन से जुड़ते हैं। एकदम सही। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेक कंपनियों को इन स्थानों पर सुरक्षा इस स्तर की करनी होगी कि कोई भी अनअधिकृत व्यक्ति या उपकरण उस फाइबर लाइन के पास भी ना जा सके। मतलब ये नेटवर्क सिक्योरिटी का एक नया आयाम है। जी, जहां भौतिक ढांचे की सुरक्षा सीधे तौर पर साइबर सुरक्षा का हिस्सा बन जाती है। आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर फायरवॉल नहीं चाहिए, बल्कि हार्डवेयर के इर्द गिर्द भी एक अभेद्य दीवार चाहिए। ये पूरी चर्चा इंजीनियरिंग के एक बहुत ही बुनियादी पहलू को उजागर करती है, अनपेक्षित परिणाम। मतलब डेटा ट्रांसफर की गति को अधिकतम करने के लिए हमने प्रकाश और कांच जैसी अत्यधिक संवेदनशील चीजों का चुनाव किया, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। लेकिन उसी संवेदनशीलता ने अप्रत्याशित रूप से एक नई तरह की निगरानी का रास्ता भी खोल दिया है। जो चीज हमें तेजी से जोड़ती है, वही चीज हमारी आवाज भी सुन सकती है। ये एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि तकनीक के विकास में हमेशा ट्रेड ऑफ होते हैं। हम गति और दक्षता हासिल करते हैं, लेकिन उसके साथ नई कमजोरियां भी पैदा होती हैं। सही कहा। हमने एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर भौतिक हलचल को महसूस करने की क्षमता रखता है। और यही बात इस तकनीक को इतना दिलचस्प और डरावना बनाती है। और ये बात श्रोताओं के लिए एक बेहद विचारोत्तेजक सवाल भी खड़ा करती है।
अगर भविष्य में हमारे आसपास मौजूद हर साधारण तार, हर नेटवर्क केबल या राउटर एक सेंसर बन सकता है, तो आने वाले समय में निजी स्थान या प्राइवेट स्पेस की परिभाषा क्या रह जाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या भविष्य की वास्तुकला में हमें इमारतों को सिर्फ हैकर्स या डिजिटल वायरस से ही नहीं, बल्कि खुद अपने ही तारों से सुरक्षित बनाना पड़ेगा? अकूस्टिकली सिक्योर करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या संवेदनशील कमरों को इस तरह से ध्वनिरोधी बनाना होगा कि इंसान की आवाज उन तारों तक पहुंच ही ना पाए जो उसी कमरे को बाहरी दुनिया से जोड़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीक के हर नए कदम के साथ हमारी निजता की समझ को चुनौती देता रहेगा।